अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। मुख्तलिफ़ चीज़ें चल रही हैं और आप भी देख रहे हैं कि कितना हॉट किस्म का इस वक़्त जो है हमारा सियासी मंज़रनामा बन चुका हुआ है। एक तो ये है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट आज दिन है इस लिहाज से कि इमरान खान साहब ने आज वो तहरीक जो पिछले दिनों से उन्होंने लॉन्च करनी थी, आज से उसका बाकायदा आगाज़ हो रहा है। इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इसको भी ज़रा जाँचने की कोशिश करेंगे, जेल भरो तहरीक। फिर उसके अलावा हम देख रहे हैं कि नैब के चेयरमैन जो हैं, उन्होंने आफ्ताब सुल्तान साहब ने इस्तीफ़ा दिया है। और लोग उनकी तारीफ़ भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अच्छे ऑफ़िसर थे, उन्होंने रेज़िस्ट किया लेकिन बाद में फिर वो रेज़िस्ट नहीं कर सके तो उन्होंने जाने को मुनासिब समझा। साथ-साथ हम देख रहे हैं कि प्रेज़िडेंट अलवी साहब ने इलेक्शंस की डेट जो है अप्रैल 9th वो अनाउंस कर दी है। उसके साथ हम देख रहे हैं कि इकोनॉमिक मेल्टडाउन जो है वो बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है और बल्कि वज़ीर दिफ़ा साहब जो हैं उन्होंने तो कह भी दिया कि डिफ़ॉल्ट हो चुका हुआ है। और फिर एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट कल ये हुई है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने पीटीआई को जॉइन कर लिया है। और एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि पीएमएलएन ने 2 जजेस के खिलाफ डायरेक्ट एक्शन लेने का ऐलान कर दिया। ये तमाम जो उमूर हैं ये किस तरफ हमें लेके जा रहे हैं, इसका ज़रा तज़िया करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा दूँ हमारे मेहमान जनाब जनरल नईम खालिद लोधी साहब से, साबिक वज़ीर दिफ़ा, साबिक सेक्रेटरी दिफ़ा और व्हाट नॉट, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी और मेरा ख़्याल है कि वेरी, वेरी इलस्ट्रियस करियर। थैंक यू वेरी मच जनरल साहब फॉर जॉइनिंग अस जी, गुड जी, मॉर्निंग। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा ये बिफोर आई डाइव इनटू द हार्डकोर पॉलिटिक्स 2 चीज़ें मैं छोटी-छोटी आपसे चाहूँगा कि आप उसके ऊपर ज़रूर कमेंट कर दें। एक तो ये है कि हमारे हमसाया मुल्क से हमारे बहुत ही मोहतरम जनाब जावेद अख्तर साहब जो कि आपको पता है शबाना आज़मी साहब के साहिबा के ख़ावंद भी हैं और बहुत अच्छे राइटर भी हैं, गाने-शाने भी बड़े लिखते रहते हैं। वो आए हुए थे, उन्होंने कुछ यहाँ पे आके बातें कही हैं और उन्होंने कहा है जी कि पाकिस्तान में अभी भी वो जो मुंबई अटैक के जो अटैकर्स थे वो यहाँ पे घूमते फिर रहे हैं और फिर हम शिकायत करेंगे तो आपको गिला नहीं करना चाहिए। तो वो इस तरह की बातें करके गए हैं। तो उसमें मैं तो एक तो उन्होंने ये भी कहा कि आपने कभी लता जी का कॉन्सर्ट यहाँ पे नहीं करवाया। हम तो वहाँ पे नुसरत फ़तेह अली खान का भी और बाकी लोगों का भी करवाते रहे हैं। लेकिन मैं आपकी इत्तला के लिए सर आपको अर्ज़ कर दूँ कि वहाँ हम लोगों ने भी सोनू निगम का, उदित नारायण का, कुमार सानू का, अलका याग्निक का, इस तरह के लोगों के लाइव कॉन्सर्ट्स यहाँ पे करवाए हुए हैं। इवन जगजीत सिंह भी यहाँ पे आए हुए हैं और हम लोग करवाते रहे हैं। लेकिन ये जो मुंबई अटैक वाली बात की है उन्होंने और साथ ही उन्होंने मैं उनकी भी इत्तला के लिए अर्ज़ करूँ कि एक किताब आई थी मुंबई अटैक्स के हवाले से जर्मन एक ऑथर है डेविडसन, तो बिट्रेयल जी। ऑफ इंडिया के नाम से। तो वो अगर पढ़ लेते तो मेरा ख़्याल है शायद उनको इतनी तकलीफ़ ना करनी पड़ती। आप अगर कुछ कहना चाहें तो सर प्लीज़ ज़रूर कहें उस बारे में। जी, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि देखिए उनको भी यहाँ आखिर आखिर बुलाया गया है तो ये गुडविल जेस्चर तो मौजूद है जैसे आपने वैसे भी बताया। हाँ, और ऐसे मौके पर ऐसी बातें की नहीं जाती जब नॉर्मली क्योंकि और फिर मुझे हैरत इस बात पर है कि किसी ने जवाब क्यों नहीं दिया। उतने ही हाँ, अच्छे बाअखलाक तरीके से बताना चाहिए था कि ये कुलभूषण साहब इधर क्या कर रहे थे हाँ। और ये जो आप कश्मीर में कर रहे हैं वो क्या हो रहा है और जो वैसे मुसलमानों और दलित्स के साथ आप हिंदुस्तान में कर रहे हैं वो क्या हो रहा है। और जो आपने कोशिश की थी हमारे ऊपर हमला करने की और फिर एयरफ़ोर्स को आना पड़ा वो किसने किया था। तो बहुत सारी बातें थी जो जवाबन कही जा सकती थी लेकिन निहायत तरीके से। जी, लेकिन जी। मेरा ख़्याल है कि यहाँ पर या तो वो लोग मौजूद नहीं थे या किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि नहीं, उनको बल्कि उल्टा ये हुआ बड़े आयरॉनिकली कि जो ऑडियंस था उसने बड़ा उनको चीयर किया और बड़ा खुश हुए कि जी वाह, वाह, वाह! क्या आपने खूबसूरत बात की है। तो मुझे तो बड़ा दुःख हुआ कि ये ऑडियंस जो था उसमें भी किसी ने भी उनसे नहीं कहा कि जी आप ये क्या कह रहे हैं। क्योंकि जो मुंबई अटैक्स के आपने कुलभूषण जाधव का ज़िक्र कर दिया, बाकी चीज़ें जो हैं सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखें जो मुसलमानों के साथ वहाँ पे हो रहा है और मोदी साहब के अंडर वॉच हो रहा है, उसके ऊपर भी कोई उनको बताता कि जनाब उनके बारे में भी आपका क्या ख़्याल है? कुछ हमसे शेयर कर लें। जी, लेकिन बस थोड़ा-सा उनको इसलिए माफ़ कर दें कि जो जिस तरीके से प्रेशर आया हुआ है मुसलमानों पर हुँ। भारत में, तो वो फिर अपनी एलिजियंस शो करने के लिए, अपनी वफ़ादारी शो वो करने के शाह लिए से ज़्यादा थोड़ा-सा शाह के वफ़ादार। जी, आउट ऑफ द वे हुँ, जाते हैं। तो मेरा हुँ। ख़्याल है कि कोई बात नहीं, उन्होंने ये बात लेकिन अब चलें, अफ़सोस इस बात का ज़रूर है, जिसका आप भी कर रहे हैं, कि जवाब ज़रूर देना चाहिए था ऐसे मौके जवाब के ज़रूर ऊपर। देना चाहिए। नहायत हाँ। शाइस्तगी के साथ, हाँ, नहायत बिल्कुल जैसे कि डिसेंट तरीके से, आप और मैं बिल्कुल बात डिस कर रहे हैं। जी। बल्कि आपको शायद याद होगा जनरल साहब कि आप ये हमारे साबिक वज़ीर ख़ारिजा जो थे खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, वो वहाँ पे जब गए थे तो कुलकर्णी साहब एक होते हैं वहाँ पे, उन्होंने उनको इनवाइट किया था। उनके ऊपर उन्होंने स्याही जो थी वो फेंक दी थी और वो उसी स्याही में काले मुँह के साथ वो खुर्शीद कसूरी साहब के साथ बैठे थे। तो मेरा ख़्याल है कि वो भी तस्वीर अगर जावेद अख्तर साहब देख लेते, तो शायद उनको याद आ जाता। जी, सही बात है, सही बात है। अच्छा जी, दूसरा थोड़ा-सा एक और ब्रीफ जो स्निपेट है, वो ये है कि बिलावल साहब जनरल साहब गए हुए हैं लिथुआनिया में।
अब लिथुआनिया जो है वो पहला विज़िट हुआ है हमारे वज़ीर ख़ारिजा का किसी भी फर्स्ट एवर। अब यहाँ पे एक तो ये है कि इकोनॉमिक मेल्टडाउन में हम बैठे हुए हैं, डिफ़ॉल्ट के ऊपर बैठे हुए हैं और हमारे वज़ीर ख़ारिजा साहब लिथुआनिया जाके वहाँ पे अपनी ट्विटर के ऊपर अपनी मीटिंग की बता रहे हैं। उसकी क्या वजह है और क्या ज़रूरत थी वहाँ पे लिथुआनिया जाने की? जी, बस यही तो बातें हैं जो आप भी करते रहते हैं, हम भी करते रहते हैं। बात ये है, मेरा अपना ख़्याल ये है कि इसका ताल्लुक कुछ न कुछ यूक्रेन से होगा। क्योंकि आपने सुना है कि कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि हम कुछ उनको ऐसी चीज़ें दे दे रहे हैं या मतलब सोशल मीडिया पर है, जो कि मेरा ख़्याल है कि गलत भी हो सकती है और देनी भी नहीं चाहिए अगर कोई जी, ऐसी बात हमारी है। हमारी इत्तलात के मुताबिक तो जनरल साहब $1.6 बिलियन डॉलर्स की डील हुई है जो कि यूक्रेन को हम वेपन्स दे रहे हैं जी। अब ये अल्लाह बेहतर जानता है क्योंकि हमें ऑफ़िशियली बताया नहीं गया। जी, मुझे भी इसका मालूम नहीं है। तो एक तो ये उस बात को खामख़ा रिइन्फोर्स करेगा, आपको उस विसिनिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है, जबकि पहले से ये खबरें उड़ी हुई हैं। फिर मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि जो मुल्क हमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है और इफ़ेक्ट कर रहा है इस वक़्त, वो अफ़गानिस्तान है। कि इतनी लंबी सरहद है, वहाँ से ये दरअंदाज़ी के मसाइल हैं, हमने उनसे बातचीत नहीं शुरू की। ठीक है, आप उनको माने ना माने, वहाँ विज़िट होनी चाहिए थी। अगर किसी ने जाना है पाकिस्तान के अगर हक़ में कोई बात करनी है, तो जो मुल्क हमें इम्पैक्ट करते हैं, वो हम अच्छी तरह जानते हैं कि वो कौन से हैं। तो मुझे भी नहीं मालूम कि वो लिथुआनिया क्या लेने गए हैं और लेकिन ये लोग डॉट मिला लेंगे, कनेक्शन मिला लेंगे, ये सारी बातें जो हमने पहले की हैं, तो ऐसी चीज़ों से एतराज़ करना चाहिए और कम से कम या कोई लेना चाहिए इन कॉन्फिडेंस अवाम को पता होना चाहिए। पता होना वज़ीर चाहिए। ख़ारिजा की विज़िट ऐसे थोड़ी होती है। हाँ। वज़ीर ख़ारिजा की विज़िट को बाकायदा एडवर्टाइज़ किया जाता है, बताया जाता है, उसके बाद जो बयानिए आते हैं उनको नशर किया जाता है। तो ये इस किस्म के जो ना ये जासूसाना तो वैसे विज़िट जो है, वैसे इनसे वैसे परहेज़ तो करना चाहिए। वैसे तो ये जो फ़ॉरेन पॉलिसी की डोमेन है, ज़्यादातर हम देखते हैं कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट इसको टैकल करती है। तो ज़ाहिर है वो एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद के साथ ही गए होंगे ना, ऐसे तो नहीं गए होंगे। जी, अब तो मुझे नहीं पता कि अब एस्टेब्लिशमेंट क्या, मैंने असल में ये इस बात को थोड़ा-सा डेफ़र किया हुआ है कि मैं 5-6 महीने कम से कम देखता हूँ कि वाक़ई वो कराइन अभी भी मौजूद हैं, वो इंडिकेटर्स अभी भी मौजूद हैं, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट ने कह तो दिया कि अभी हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, तो वाक़ई वो इंटरफेयर नहीं कर रहे या कर रहे हैं। एडवाइज़री रोल तो ऑफ़ कोर्स उनका रहेगा और वो होना भी चाहिए। तो ये तो यकीनन आप सही कह रहे हैं कि अगर वो लिथुआनिया गए हैं और ऐसे आउट ऑफ़ द वे एक कंट्री में गए हैं, तो ज़रूर मालूमात सबको होंगी कि वो क्या करने गए हैं। हुँ, ठीक है। अच्छा ज़रा अब आ जाते हैं जी ज़रा हमारा जो मेन टॉपिक है और वो है आज से जो तहरीक शुरू हो रही है जेल भरो तहरीक और उसमें लोगों ने नाम वगैरह भी लिखवा दिए। जनरल साहब इसमें ज़रा थोड़ा-सा हमें बताएँ कि आपने तो पूरी ज़िंदगी में ये सब चीज़ें क बड़े करीब से देखी हैं। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? आप समझते हैं कि इसका कुछ फ़ायदा होगा पीटीआई को जी और इमरान खान साहब को? जी देखिए, फ़ायदा जो होगा जो मेरी नज़र में वो ये है कि जिस तरीके से लोग आएँगे आगे और अपना शो करेंगे कि जी वो तैयार हैं, उनका जो जज़्बा नज़र आएगा, वो फ़ायदा होगा। लेकिन ये है कि देखिए जेल तो तभी भरी जा सकती है कि अगर जेल में भरने की कोशिश जिनके पास जेलें हैं, वो उनको लेकर जाएँ। अगर बहुत सारे लोग लेटर से इकट्ठे हो जाएँ और कहें जी हमें जेल में ले जाओ, तो अगर कोई ना लेकर जाए तो आप क्या कर लेंगे? वो जो पहले अंग्रेज़ों के ज़माने में ये था, चूँकि वो बड़ी सख्ती से लॉ को इन्फोर्स करते थे, तो जब दफ़ा 144 का नफ़ाज़ होता था, जब ज़्यादा लोग जमा हो जाते थे, तो उनको पर फ़ोर्स लेके जाना पड़ता था लोगों को जेलों में। तो यहाँ उसका इम्कान नहीं है। मुझे ऐसे लगता है कि सवाए कुछ अगर कोई चीधा-चीधा लोगों को अगर उन्होंने उठा लिया, अगर उन्होंने लीडरशिप को चाहा कि जी हाँ। इनको, क्योंकि वो फ़ायदा हो सकता है गवर्नमेंट को कि अंदर से जो लीडर्स हैं उनको उठा लें और बाकी सबको छोड़ दें और कहें कि हुँ, ये चूँकि खुद कह रहे थे कि हमें जेल में ले हाँ। जाओ, इसलिए हम ले गए हैं। तो जो फ़ायदा पीटीआई को होगा वो ये होगा कि शो ऑफ फ़ोर्स का होगा। हुँ। जो फ़ायदा गवर्नमेंट को होगा वो ये होगा कि इनकी लीडरशिप को वो उचक सकते हैं। तो अब देखते हैं कि आगे मामलात कैसे बढ़ते हैं। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह कल हमने देखा परसों लाहौर हाई कोर्ट में जो पेशी के वक़्त जो सारा कुछ हुआ उसका ज़ाहिर है कि पीटीआई को फ़ायदा हुआ होगा मोबिलाइज़ करने में लोगों को। उसी तरह का फ़ायदा जो है वो इसमें भी हो सकता है। लेकिन अगर लीडरशिप पकड़ी गई तो फिर मसला जो है वो ख़राब भी हो सकता है। जी, ऐसे ही है और ये जो क्राउड जब जमा होता है तो ये पूरी दुनिया में इमेजेस जाती हैं। तो वो एक तो इंटरनल पॉलिटिकल फ़ायदा जो है वो तो है ही, लेकिन जो फ़ॉरेन मुल्कों के जो ताल्लुकात के मामले में भी इसको इम्पैक्ट होता है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना कि स्लो डाउन हो गया है, आईएमएफ आगे नहीं आ रहा, जी हाँ, जी हाँ। इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही,
ये सारे इसी चीज़ के शाखसाने हैं, लोग देख रहे हैं बाहर बैठ कर के भी, लोग तो हुँ। किसी और साइड पर हैं। गवर्नमेंट हाँ, वैसे भी टेम्परेरी है, ज़्यादा से ज़्यादा अगस्त-सितंबर तक ही होगी और उसके अलावा कोई लोग उनके साथ नहीं है। तो वो कोई भी इस किस्म का रिस्क नहीं लेगा मामलात में जो मुल्कों के साथ होते हैं, जब तक के यहाँ पर कोई स्टेबल पॉपुलर गवर्नमेंट इंस्टॉल नहीं हो जाती। ठीक है। अच्छा, आज हमने पढ़ा कि नैब चीफ़ जो हैं उन्होंने रिज़ाइन दे दिया है और उन्होंने रिपोर्ट किया गया है कि उन्होंने कहा जी कि मैं मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था। मुझ पे कहा जा रहा था कि लोगों के खिलाफ केस बनाए, मैंने नहीं बनाए और अब फिर मैंने रिज़ाइन दे दिया है। तो इनका जाना जो है वो हुकूमत के लिए कितना बड़ा धचका आप समझ रहे हैं? जी। जी, पहली बात तो ये कि ये सिर्फ़ 2 ही आपको पता है नैब के चेयरमैन ने रिज़ाइन दिए। एक पहले चेयरमैन जो थे सैयद अमजद जन जी साहब, हाँ, पहले उन्होंने वाले थे। हुँ, रिज़ाइन दिया था जी। हुँ, और मेरा ख़्याल उसके बाद से लगातार जो नैब की नेचर है, जो नैब की नौयत है, वो ऊँच-नीच तब्दील ही होगी। आप यूँ समझें कि इसको एज़ ए इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया गया, पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट अगेंस्ट द ओपोनेंट्स। इसमें कोई शक नहीं है। जनरल मुशर्रफ के ज़माने में ही शुरू हो गई थी और आज तक ऐसे चलती रही है। और जो भी ऑपोज़िशन में होता है वो शिकायत करता है और जो ही हुकूमत में आते हैं तो इसको और इस्तेमाल करते हैं। तो साफ ज़ाहिर है कि ये बहुत बड़ा धचका है हुकूमत के लिए और आपने ये भी देखा होगा कि जो ही वो स्टेप हुँ। डाउन हुए तो जी, एकदम बहुत सारे कॉल्स खुल और गए हैं। वारंट्स जो हुँ, निकल आए जी कि आए, जी हाँ। तो इससे वो उनका रीइन्फोर्स हो गया है जो वो कह रहे मतलब ना सिर्फ ये कि जो उन्होंने कहा है वो खुद एक एक्सपोज़र बड़ा खतरनाक है, हुँ, बल्कि जो ही वो गए हैं तो और रीइन्फोर्स हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि जो ऑफिसर्स थे नैब के वो इनके साथ हैं। हुँ। इसलिए कि उन्होंने ये शो भी किया है कि ये हमें कहा गया है और ये हम कर रहे हाँ, हैं। तो मेरा तो कुछ लोगों ने ये समझा है कि शायद ये उनके जाने के बाद उन्होंने कहा जी लो अब मौका हो गया पकड़ लो। मेरा अपना ख़्याल है उन्होंने तायीद की है उनके बयान की एक तरीके से कि जी हुँ। जो वो कह रहे थे वो ठीक कह रहे वो हैं। सही तो कह बड़ा रहे हैं। बहुत अफ़सोसनाक बात है और जो जवाब आ रहे हैं हुकूमत की तरफ से वो भी बड़े अच्छे हैं, अजीब-ओ-गरीब हैं। वो कहते हैं जी कि अब खेल शुरू हुआ है तो इसको आखिर तक निभाना है। पहले आप हुँ, करते थे तो अब हम करेंगे। बजाए इसके कि इस बात को माने कि ये एक गलती है और इसको दोहराना नहीं चाहिए और ये कल को फिर हमारी बारी आ जाएगी। तो अगर बिल्कुल। आपने इसी इसी दायरे में रहना है कि जब हुँ, मैं आऊँ तो आपको अंदर कर दूँ, जब आप आए तो मुझे अंदर कर दें, तो बस फिर तो ये सर्कल में चलता रहेगा। और जो अब हालत है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की आगे जब आप और बातचीत करेंगे और जी हाँ। वायलेशन ऑफ द जो गुड नेचर की जो होती है, गुड गवर्नेंस की, उससे तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे सभी ये चाह रहे हैं कि ये हमसे कोई ले ले हुँ, और कोई और आ जाए, खुदा ना खास्ता। तो हुँ। सिवाय इमरान खान और जो साथ उनके बहुत बड़ी आवाम की एक तादाद है, वो सिर्फ रेज़िस्ट करेंगे किसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप को, वरना मुझे तो ऐसे लग रहा है कि बाकी सब लोग तो इस बात पे मुसिर हैं कि जी इमरान खान ना आए, बाकी जो मर्ज़ी आ जाए। बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि अज़ीज़ हमवतनों जो है उसके काफ़ी चांसेज़ हैं और जी, उसके उसके लिए ये लोग इम्कानात तैयार हैं। हैं हुँ, उसके इम्कानात हैं। मुझे लग रहा है कि अंदर की कुछ फ़ोर्सेस भी और बाहर की कुछ फ़ोर्सेस भी हुँ। शायद यही चाह रही हों, लेकिन मुझे ये भी यकीन है कि जो इंस्टीट्यूशन है, उसने अपना सबक सीखा है और वो इस किस्म का कोई कदम नहीं उठाएँगे। उन्होंने बार-बार बावर भी करवाया है। लेकिन हो सकता है कि लोग ही डिमांड करना शुरू कर दें अगर ये इस किस्म के हुँ, ऐसे ही मामले चलते रहे। जब आपने धज्जियाँ उड़ा दी कॉन्स्टिट्यूशन की हर स्टेप के ऊपर, हाँ, तो फिर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल में फ़र्क रह क्या जाएगा? क्या रह तो जाएगा? वो तो जब जंगल का कानून हो तो फिर आपको पता है फिर शेर का कानून होता है, जिसके हाथ में डंडा होता है उसका कानून होता है। अल्लाह बचाए पाकिस्तान को ऐसे किसी भी सानहे से। तो फिर जनरल साहब, अगर ये अज़ीज़ हमवतनों वाली सूरत हाल पैदा होती है, तो उसमें फिर ज़ाहिर है कि एक जो इंटरनेशनल प्रेशर हुआ करता था, वो भी ज़ाहिर है न्यूट्रलाइज़ हो चुका होगा या उसके ऊपर कोई एग्रीमेंट हो चुका हुआ होगा, तो तभी इस तरह का स्टेप लिया जा सकता है ना, वरना तो नहीं लिया जा सकता। जी, वो तो ख़ैर आपको पता है ना कि जो जो बड़े प्लेयर हैं वो तो ये चाहते हैं कि वो हुँ। ऐसे लोगों से डील करना उनके लिए आसान होता है जहाँ 1 या 2 बंदों से डील करना हो हाँ, बजाय वन इसके कि विंडो पूरी ऑपरेशन होता पार्लियामेंट है ना से वहाँ जी। पे तो। लेकिन इसमें 2 बहुत अहम फैक्टर ये हैं, एक तो मैंने कहा इंस्टीट्यूशन का अपना सोच, जो मेरे ख़्याल में अब ये होनी चाहिए और होगी कि भी किसी भी सूरत में हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे क्योंकि इसमें दुश्मनों के अलावा और किसी को फ़ायदा नहीं है। और दूसरी बात जो अवाम की रेज़िस्टेंस है अगेंस्ट एनी सच मूव वो इतनी स्ट्रॉन्ग है अभी भी सोशल मीडिया पर भी हर जगह और हाँ। फिज़िकली स्ट्रॉन्ग हो सकती है इन केस ऑफ इस किस्म की इवेंचुअलिटी। तो इसलिए मुझे लगता है कि कुछ लोगों की ख़्वाहिश के बावजूद ये हो नहीं पाएगा। लेकिन अगर खुदा ना ख़ास्ता जिस तरह आप कह रहे हैं कि खौफ़ की एक सिचुएशन तो बनती है, अगर इस तरह की बात होती है, तो फिर तो पाकिस्तान के लिए उसमें से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि जो अवाम की इस वक़्त हम देख रहे हैं हालत,
अगर उनकी एस्पिरेशंस के खिलाफ कोई इकदाम उठाया जाता है, तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा मसाइल क्रिएट हो सकते हैं। इकोनॉमी आपके सामने है, सियासी सतह पे पहले भी हम लोग इतने पोलराइज़्ड हो चुके हैं, अगर मज़ीद इस तरह की कोई बात होती है, तो फिर तो बहुत खतरनाक सिचुएशन बन सकती जी, जैसे मैंने कहा ना कि इसके इम्कानात एक तो इसलिए कम है कि है। खुद इंस्टीट्यूशन इसके कायल नहीं है। दूसरी ये जो आपने बात की रेजिस्टेंस ऑफ पीपल। हुँ, तीसरा ये कि ये किसी के पास इसका हल है नहीं। ये जो अभी जो हालात हैं हमारे इकॉनमी के हालात, इनको सँभालने के लिए एक पॉपुलर हुकूमत की ज़रूरत है। हुँ, क्योंकि पॉपुलर हुकूमत जो है वो समझा-बुझा कर लोगों को कोई न कोई जी, काम कर सकती है। अनपॉपुलर सेटअप चाहे जितना भी ऑर्गनाइज़्ड हो, जितना भी डिसिप्लिन्ड हो, हुँ, वो ये काम नहीं कर पाएगा। क्योंकि इसमें बहुत सारे आपको हंगामी इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। हाँ, और पता मैं तो हैरान हूँ कि ये हुकूमत वो काम क्यों नहीं कर पाई, जो कि बिल्कुल सीधे-साधे हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप कहें कि जी 2000 सीसी से ऊपर की गाड़ियाँ बंद कर दें और हाँ, दफ़्तरों में चाय बंद कर दें क्योंकि पत्ती इम्पोर्ट होती है। माश की दाल खाना बंद कर दें क्योंकि वो इम्पोर्ट होती है। छोटी-छोटी चीज़ें हैं। हाँ, और फिर ये कि मैं ये समझता हूँ कि इसमें तो बड़े इक़दामात करने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे आप ज़्यादा से ज़्यादा तनख्वाह जो है चाहे जो भी हैं, चाहे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं, चाहे उनकी आप कुछ एक हद मुकर्रर कर दें। मेरे ज़हन में 5 लाख है, 5 लाख से ऊपर किसी की तनख्वाह नहीं होनी चाहिए। चाहे कोई जज हो, चाहे कोई जर्नैल हो, चाहे कोई भी हो। पेंशन किसी की डेढ़ 2 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। तो ऐसी चीज़ें ड्रास्टिक इक़दामात की ज़रूरत है और ये 4-5 साल के लिए इंशाल्लाह हमें ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद हम इसमें से निकल निकल आए। जाएँगे, अल्लाह हुँ, करेगा। और दूसरा और बड़े ठीक, काम हो सकते हैं जो आप आज हम उस पे ठीक, हमारा चूँकि मौज़ू नहीं ठीक। है, फिर अच्छा, कभी बात करेंगे। ज़रा गोइंग बैक टू नैब, नैब के बारे में आपने कहा कि एक पॉलिटिकल विक्टिमाइज़ेशन का एक टूल बन चुका हुआ है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का टूल बन चुका हुआ है और ये हम पिछले 20 साल से देख भी रहे हैं इसको जब से ये बना है। तो क्या फिर इसकी ज़रूरत है हमें? क्या इसको ख़त्म नहीं कर देना चाहिए ताकि कोई और इदारा बनाया जाए या जो ऑलरेडी इदारे हैं, एफआईए वगैरह हैं, दूसरे हैं, उनको इतनी पावर्स दी जाएँ और वो अपना काम कर सकें, बजाए इसके कि नैब की तरफ जाएँ और हर दफ़ा हम कहें कि जी नैब ने और करता भी कुछ नहीं है और फिर बदनामी भी हुकूमत की होती है। जी, ये आपने अच्छा पॉइंट उठाया और इसका जवाब भी मैं आपको अच्छा ही दूँगा। वो हुँ, ये है कि अगर सिर्फ़ नैब ही तो नहीं है जो कि इस्तेमाल हो रहा है विक्टिमाइज़ेशन के हुँ, लिए, क्या पुलिस इस्तेमाल नहीं हो रही, क्या लॉर्ड जुडिशरी इस्तेमाल हाँ, नहीं हो रही, बल्कि हायर जुडिशरी का एक हिस्सा भी इस्तेमाल हो रहा है, और भी हैं। तो फिर तो सिर्फ़ नैब को नहीं ख़त्म, फिर कईयों को ख़त्म करना पड़ेगा। हुँ, तो इसलिए मर्ज़ी हाँ, ये आप कह सकते हैं चूँकि पैरेलल और इदारे हैं, हुँ, एफआईए वग़ैरह हैं, तो इसलिए एक और इदारे की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर इस मंतिक पे चलें कि जी ये चूँकि गलत इस्तेमाल हो रहा है और कोई इसका फ़ायदा नहीं है, फिर तो आप हुँ, सारे इदारे ख़त्म कर दें सारे और कर मुझे लगता है कि काफ़ी बेहतरी हो जाएगी पाकिस्तान में। अल्लाह करे ऐसा हो सके। लेकिन अच्छा ज़रा थोड़ा-सा ये भी आ जाते हैं कि जो अभी आपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की और किस तरीके से हम कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ के ऊपर जो कि बिल्कुल तयशुदा हुए हुए हैं, जिनके बारे में कोई शक नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं उठता, उनके ऊपर भी हम अब क्वेश्चन उठाना शुरू हो चुके हैं, ख़ास तौर पे 90 दिन की जो बात हो रही है। इसी वजह से शायद प्रेज़िडेंट अलवी साहब ने ये सोचा कि वो इस चीज़ में से निकालें मुल्क को और हुकूमत को और 90 दिन का ऐलान कर दिया उन्होंने कहा जी कि आप अप्रैल 9 को इलेक्शंस करवा लें। अब आप क्या समझते हैं कि ये जो है, इसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा या फिर इसको हम सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएँगे? जी। जी, मेरा अपना ख़्याल ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, ज़रूर इंतख़ाबात 90 दिन के अंदर ही होंगे या कुछ दिन ऊपर-नीचे हो सकते हैं। हुँ, लेकिन शायद प्रेज़िडेंट की इस बात को माना ना जाए, लेकिन जो मैंने बहसें सुनी हैं, हमारे जो टीवी पर चलती रहती हैं, जो जो इसको ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी, प्रेज़िडेंट सिर्फ़ जनरल इलेक्शन कॉल करने के लिए डेट दे सकता है। हुँ, और कुछ वकील ये कह रहे हैं कि जी, जनरल इलेक्शन का ये मतलब है कि जो ये ज छोटे इलेक्शन होते हैं, ज़िमनी इंतखाबात जिनको हुँ, कहते हैं, उनके अलावा जो पूरी अगर किसी भी चाहे पंजाब के पूरी क उसका इंतखाब हो या केपीके का जैसे है, या पूरी हुँ, असेंबली का इंतखाब हो, किसी का भी, उसको जनरल इलेक्शन कहते हैं, हुँ, उनके ख़्याल में। ठीक। लेकिन असल बात सोचने की ये है कि देखें, ये तो बात सब मानते हैं, एवरीबॉडी एग्रीज़ ऑन दिस, कोई इसमें किसी ने नहीं एक्सेप्शन किया कि इंतखाबात 90 दिन के अंदर-अंदर होने चाहिए जब हाँ, असेंबलियाँ तहलील हो जाएँ। ठीक। ये अलग बात है कि एक अजीब मंतिक पेश करती है गवर्नमेंट के जी ये नहीं लिखा हुआ कि अगर 90 दिन के अंदर नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? फिर क्या ये तो होगा? कोई हाँ, बात नहीं। हाँ, तो देखें, और फिर ये कहा गया है कि जी गवर्नर जो है वो डेट दें, लेकिन ये भी नहीं लिखा हुआ कि अगर गवर्नर डेट ना दें तो फिर क्या होगा? हुँ, तो जब 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने ही हैं, तो उस लिहाज से अगर कोई भी वो ज़िम्मेदारी ना ले रहा हो, तो प्रेज़िडेंट ऑफ पाकिस्तान बीइंग द एपेक्स अथॉरिटी हाँ, जो कि है पाकिस्तान की, उन्होंने बिल्कुल मेरी नज़र में सही कदम उठाया है। हाँ, लेकिन मेरे ख़्याल में होगा ये कि जब ये जाएगा सुप्रीम कोर्ट में,
तो सुप्रीम कोर्ट ये कहेगी कि 90 दिन के इंतखाबात होने ज़रूरी हैं और उनकी डेट हम इंडोर्स करते हैं, लेकिन ये जो प्रीरोगेटिव इस्तेमाल किया है प्रेसिडेंट ने, ये मुनासिब नहीं है और इसको हम रिजेक्ट करते हैं। तो हुँ। इंतखाबात होंगे, इसी तारीख को होंगे, लेकिन शायद उनकी बात ना मानी जाए। ना मानी जाए, ठीक है। अच्छा, अब लेकिन एक चीज़ हम ज़रा देख रहे हैं कि जो इकोनॉमिक मेल्टडाउन की हमने थोड़ी-सी पहले भी बात की, जन साहब, आप भी फ़ील कर रहे होंगे, ज़ाहिर है कि आप एक नब्बाज़ शख़्स हैं, आपकी हर वक़्त नब्ज़ के ऊपर हाथ रहता है लोगों की। तो ये जो इस वक़्त हम मेल्टडाउन देख रहे हैं और जिसका ऐलान जो है बाकायदा तौर पर वज़ीर दिफ़ा नन अदर देन ख्वाजा आसिफ साहब हिमसेल्फ, उन्होंने ये कह दिया कि जनाब डिफ़ॉल्ट हो चुका हुआ है मुल्क। तो ये क्या सिचुएशन जो है, ये हम प्रेसिपिस को हिट नहीं कर चुके? क्या हम उस लेवल पे पहुँच नहीं चुके जो नैडर जो जो कहलाता है, अब उससे ज़्यादा नीचे हम क्या जाएँगे? जी, देखिए बात ये है कि मेरा ख़्याल है कि हुकूमत को इस चीज़ का अच्छी तरह इदराक है कि इनके पास इतना टाइम नहीं है कि इन चीज़ों को ठीक कर सकें। लेकिन उनके पास इतना टाइम ज़रूर है कि इनको मज़ीद ख़राब कर सकें। क्योंकि उनको ये भी मालूम है, अंदाज़ा होगा कि अगर इनको टाइम ना मिला रिगिंग की मशीनरी को सेट करने के लिए, जो कि हुँ, नहीं मिल रहा, हाँ, तो ये इनके लिए रिगिंग बहुत मुश्किल हो जाएगी और अगर इंतखाबात में रिगिंग ना हुई तो ये जीत नहीं सकते। तो इनको अंदाज़ा है कि कहाँ पर जाना, गवर्नमेंट जाके ठहरनी है। इनके पास तो रहनी नहीं है किसी भी सूरत में। तो मुझे ये ख़दशा है, अल्लाह करे कि ये मेरा ख़दशा गलत हो। इनको इस चीज़ की कोई फ़िक्र नहीं है कि अवाम के साथ क्या होता है। इनको इस चीज़ की कोई फ़िक्र नहीं है कि पाकिस्तान के साथ क्या होता है। इनको इस चीज़ की फ़िक्र है कि आने वालों के लिए हम इतनी मुसीबतें छोड़ जाएँ कि हुँ, मज़ीद उनसे वो कंट्रोल ना हो और जो हमारे माथे पे ये क्लिनिक का टिक्का लगा है, ये आगे आगे हम ट्रांसफ़र कर दें। हुँ, मुझे तो ऐसे लगता है, वरना कोई कोई लॉजिक नज़र नहीं आती। ये जो मैंने बताया कि कोई हंगामी इक़दामात नहीं किए गए, हाँ, कोई ऐसा काम नहीं किया गया, बस वो अपने जो कुछ उन्होंने करना है वो तकरीबन पूरा हो गया है। कोई एक आध मेरा ख़्याल उनकी रह गई है पेशी, जब वो पूरी हो जाएगी, स्लेट क्लीन हो जाएगी, तो मुझे तो ये मैं पहले भी कहता रहा हूँ, ये अंदाज़ा है कि ये तोक अपने गले से उतार के काँटों का हार फ़ौरन ही किसी और हुँ, के गले में डाल देंगे। इनकी कोशिश ये होगी कि पीटीआई के अलावा किसी के गले में डालें, लेकिन जिनके गले में ये डालना चाहते हैं वो भी बड़े अभी ज़हीन हैं। मेरा ख़्याल हाँ, है कि वो सीख चुके हैं हिस्ट्री से। वो अपने गले में ये हार नहीं डालेंगे। अल्टीमेटली इलेक्शन होंगे, ये जाएगी बात पीटीआई के खाते में हुँ, और मैं पीटीआई वालों से हाथ जोड़कर ये इल्तमास करता हूँ कि मेहरबानी करके अभी से तैयारी करें। आपकी ठीक है, इस तरफ आप ज़रूर तवज्जो रखें कि हाँ, जो कुछ आपने अवाम में जो पज़ीराई है उसको कायम रखें। लेकिन खुदारा अवाम को ये भी बताएँ कि आप मोटे-मोटे कौन से इक़दामात हैं जो उठाएँगे, उससे आपकी कैसे पॉपुलैरिटी निकालें? भी बढ़ेगी हाँ, और फिर एक वादा भी होगा जो, और ऐसे वादे ना करें कि जो अनहोने पूरे किस्म न के होते हैं, हुँ, जैसे पहले किए गए थे। हाँ, ऐसे वादे करें जो हो सकते हैं और जिनका मैंने चंद एक का इंडिकेट कर भी दिया है। और भी हुँ, हैं जो सारी जो हर कोई कहता है कि जी वो होना चाहिए, जैसे छोटी प्रोविंसेस होनी चाहिए, सब कह हाँ, रहे हैं कि होनी चाहिए। और ये जो बल्दियाती निज़ाम है, जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का निज़ाम है, इसको मजबूत किया जाए, सब कहते हैं कि होना चाहिए। इन चीज़ों का बरमला ऐलान करें और कुछ ऐसे ऐलानात हैं जो एक कौम की एक समझें आप एस्पिरेशन है, जैसे कि जी हम आते ही सूद खत्म कर देंगे 2 हुँ, महीनों के अंदर-अंदर, या ये जो कवानीन है विरासत के, इनकी हम फौरी तौर पे इनको नाफ़िज़ करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो तबाह कर रही हैं, यहाँ पर लोगों को आपस में लड़ा रही हैं और ये किसी काम नहीं जो लोअर जुडिशरीज़ है, कोई काम नहीं कर रही। तो कोई ऐसे प्लान बनाएँ कि अगली दफ़ा आते ही 2-3 महीने के अंदर एकदम फ़र्क नज़र आने लग जाए। फ़र्क नज़र आए। वरना ये हुँ, बोल इस लोग जो हैं इस बहुत तरह तंग हैं, वो एक जी, स्ट्रैटेजी का इज़हार वो होना जी। चाहिए। अच्छा, लेकिन जन साहब, इसमें मुझे ज़रा बताएँ, जो इकोनॉमिक मेल्टडाउन की हम बात कर रहे हैं, बाय द वे आईएमएफ की जो डेटर्स की लिस्ट है, उसमें पाकिस्तान चौथे नंबर पर है, सबसे ज़्यादा डेट लेने वाले कंट्रीज़ में से। तो इस हालत में हमारा हमने देखा कि आईएईए के चीफ जो थे वो यहाँ पे होके गए हैं और वहाँ पे बड़े लोगों ने कंसर्न्स का भी इज़हार किया है। तो इस सारी सिचुएशन को अगर हम मिलाएँ और पूरा डॉट कनेक्टिंग करें, तो फिर आप समझते हैं कि पाकिस्तान का जो, जिस तरह आप अक्सर कहते भी रहते हैं कि 3 ममालिक जो हैं उनका आप नाम भी लेते हैं कि जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो क्या हम उधर बढ़ रहे हैं और आईएईए के जो चीफ थे उनकी विज़िट जो है वो इसी तरफ लेके जा रही है हम? जी, खुदा ना ये खास्ता। विज़िट जो है, हाँ जी, जो ये विज़िट है, ये तो मेरे ख़्याल उससे रिलेटेड नहीं है, क्योंकि आईएईए जो है ये सिर्फ़ जो सिविल न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है उनसे रिलेटेड होता है और इसका कोई ताल्लुक नहीं होता आपके लेकिन जो लेकिन ये जो आईएए के जो चीफ हैं ग्रॉसी साहब, ये जो हैं ये डिसआर्मामेंट के एक्सपर्ट हैं वैसे, बाय द वे। जी, डिसआर्मामेंट के एक्सपर्ट हैं। मुझे नहीं पता अभी भी उस कमेटी के मेंबर हैं या नहीं है।
जी, लेकिन ये कि जो ये इंस्पेक्शन थी, ये तो मेरे अपने अंदाज़े में, क्योंकि मैं इन मामलात में रहा हूँ इन्वॉल्व। जी, ये एक रूटीन की इंस्पेक्शन थी और वो उधर ही गए हैं जहाँ पर के उनको इजाज़त है जाने की, और किसी जगह नहीं गए हैं। तो ये तो नहीं, लेकिन ये बाहर के कुछ मुल्कों की बिल्कुल ये प्लानिंग है जिसका आपने ज़िक्र किया है, और वो उस तरफ हमें ले जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और बड़ी हद तक ले गए हैं। लेकिन मुझे जो अपने अवाम और अपनी अफ़वाज के ऊपर जो एतमाद है, वो इतना ज़्यादा है अल्लाह ताला के फ़ज़ल-ओ-करम से, अल्लाह की मदद, ये तो इसके बगैर तो हम जी, मुसलमान समझते हैं कि कुछ हो ही नहीं सकता। जी। तो हमारे अवाम, अफ़वाज पाकिस्तान और अल्लाह ताला की नुसरत जो है, ये काम होने नहीं देगी इंशाअल्लाह, जिसका आप और मैं ख़दशे का इज़हार करते रहते हैं। लेकिन लेकिन जैन साहब, इसमें जो एक परसेप्शन है, वो भी मैं आपसे चाहूँगा कि आप ज़रा हमें हमें बताएँ कि हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, क्या उनके अंदर आपकी तो ज़ाहिर है, जैसे मैंने कहा कि आप तो नब्ज़ शनास हैं, आपकी तो बातचीत भी होती रहती होगी। वहाँ पे क्या इस वक़्त फीलिंग है? जो इस वक़्त सूरत-ए-हाल मुल्क में है, जिस सूरत-ए-हाल में से गुज़र रहा है मुल्क, क्या वहाँ पे आपको कंसर्न नज़र आता है? वहाँ पे कोई अभी 3 महीने हो गए हैं हमारे नए चीफ़ साहब को आए हुए, उन्होंने अभी तक कोई डायरेक्टली कोई इस तरह की कोई बात, उनकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, कौम से खिताब या इस तरह की कोई स्टेटमेंट कोई हमने एज़ सच नहीं देखी है। तो आप समझते हैं कि वहाँ पे भी एक कंसर्न होगा, उसको वो ठीक करने की कोशिश कर रहे होंगे और अवाम का जो वोट का हक है, उसको भी रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा? जी, देखिए, ये तो मुमकिन ही नहीं है कि वहाँ कंसर्न ना हो, इसलिए कि आप जहाँ मैं भी बात करता रहता हूँ कि ये पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स और सिक्योरिटी, ये आपस में जुड़ी हुई चीज़ें हैं, और ख़ासकर इकोनॉमिक मेल्टडाउन के जब करीब हों, गो के लोग यही कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं जी हम इंशाल्लाह डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे, कुछ कह रहे हैं हमने ऑलरेडी कर दिया है। तो मैं इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूँ कि ये किसी एक की तायद कर, इतना मुझे पता है कि हालात मुल्क में बहुत ख़राब हैं, और हुँ, ये भी हमें पता है कि हमारे रिज़र्व बिल्कुल डिप्लीट हो चुके हैं। तो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है कि उनको इस चीज़ का इदराक ना हो, या ख़्याल ना हो, या इसके बारे में तशवीश ना हो। है, और मैंने देखी भी है। लेकिन उनकी पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से ये मामला, ये खुद ही आपस में जो सियासतदान हैं ये डील कर लें, और आहिस्ता-आहिस्ता आपको नज़र आएगा कि कुछ ऐसी मूवमेंट्स आपको नज़र आएँगी, और मुझे नज़र आ भी रही हैं, जिसमें ऐसे लगता है कि मुल्क जो है वो जा रहा है इंतखाबात की तरफ। हुँ। तो वो इसमें ये मुमकिन नहीं है कि वो वो ना इसमें सोच रहे हो इस सिलसिले में, या कुछ भी ना कर रहे हो, ये भी मेरा ख्याल है मुमकिन। ये कैसे लेकिन हो हमें सकता ऑन है कि ग्राउंड अभी तक कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आ रही जी, जैन साहब। ये पता नहीं, ये अच्छी बात है। मैं तो समझता हूँ कि बजाय इसके कि, क्योंकि जब आप ऑन ग्राउंड चीज़ें नज़र आने लगती हैं, तो वो लाज़मी बात है कि वो फिर हुँ, समझा जाता है कि वो इसकी साइड ले रहे हैं या उसकी साइड ले रहे हैं। अगर आपको ओवरऑल ये नज़र आ रहा है कि मुल्क जो है वो इंतखाबात की तरफ जा रहा है, हुँ। और आपको ये नज़र आ रहा है कि इसके अलावा और कोई चाराकार नहीं है, तो बेशक थोड़ा-सा स्लो है मामला, बहुत तेज़ नहीं है। तो ये ना समझें कि इसमें उनकी कोई तशवीश शामिल नहीं है, या वो बिल्कुल हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। बस उनकी कोशिश ये है कि कोई ऐसे खुलकर तो काम ना करें, जिससे ये अंदाज़ा हो कि वो किसी की साइड ले रहे हैं, वो नहीं लेकिन लेना कम चाह से रहे। कम ये जो परसेप्शन है, आप समझते हैं कि ये नहीं है कि हमारे जो इदारे हैं वो इमरान खान को नहीं आने देना चाहते हैं, कोई इस तरह की बात नहीं आपने देखी? नहीं, मेरा ख़्याल है कि अगर कभी थी ये, अब नहीं है, और उसकी एक वजह सिर्फ़ ये नहीं है कि एक हो सकता है कि एकदम उनका चेंज हो गया इमरान खान के मुतल्लिक। मेरा ख़्याल है कि उनको ये इदराक हो गया है कि आप इमरान खान को रोक नहीं सकते। हुँ, तो उन्होंने अभी कुछ और सोचा होगा कि चूँकि इमरान खान को रोका तो नहीं जा सकता, शायद समझाया जा सके, या कोई और बात हो। हुँ, मुझे इसका ज़्यादा इल्म नहीं है। लेकिन जी, इस बात, 2 बातों का इदराक बिल्कुल क्लियर है, मेरा ख़्याल है हर जगह, कि एक तो ये है कि इस किस्म की इकोनॉमिक सिचुएशन जो है ये सस्टेनेबल नहीं है, इसको हम आगे नहीं चला सकते। दूसरी बात ये कि जल्द अज़ जल्द इंतखाबात के बगैर और कोई हल नहीं है। नहीं है। तो ये ऐसे ही ठीक, चलेगा मेरा ख़्याल, ये 2 ठीक। चीज़ें जो हैं। आखिर आखिर में जनरल साहब, मैंने शुरू में बताया था इंट्रोडक्शन में कि पीएमएलएन ने 2 सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, जस्टिस एजाजुल अहसन साहब और मुज़ाहिर नकवी साहब जो हैं, उनके खिलाफ डायरेक्ट एक्शन यानी रास्त इक़दाम लेने का फैसला किया है। क्या आप समझते हैं कि ये जो अदलिया को अंडर प्रेशर करने की कोशिश की जा रही है पीएमएलएन की तरफ से ख़ास तौर पे, क्या इसका ये बूमरैंग करेगी, फायर बैक करेगी? क्या होगा इसका जी? ये तो हमारी ओवरऑल सिचुएशन के लिए ठीक नहीं है। जी, पहली बात तो ये है कि ये तो हिस्ट्री है पीएमएलएन की। ये तो सिर्फ़ उनके ऊपर अभी लफ़्ज़ी अटैक हुआ है ना, आपको पता है हुँ। फिज़िकल अटैक भी हुए हैं, जी, जी, और करवा किसने चुके हैं किए पहले। हैं वो भी आप अच्छी तरह जानते हैं। तो ये तो इनका वतीरा है कि जी, जो इनको अच्छा लगे जजेज़ में से, क्योंकि इनकी आदत पुरानी ये है कि जज हमारे होने चाहिए, और एसपी हमारे होने चाहिए, और कमिश्नर हमारे होने हुँ, चाहिए।
हर चीज़ हमारी होनी चाहिए। यहाँ तक कि एक वाक़या पता नहीं आपको याद है या नहीं कि पीआईए के जहाज़ में जा रहे थे फैमिली और पीछे से अपनी मेड को आगे बुलाया, तो जब पीआईए स्टाफ ने एतराज़ किया तो उन्होंने कहा, "आपको पता नहीं है कि ये जहाज़ किसका है? ये जहाज़ जी, हमारा है।" तो ये जब ऐसी ऐसी सोच हो हाँ, जिस ख़ानदान में वो क्या करेंगे जजेस के बारे में, तो वो तो टोटल कंट्रोल चाहते हैं हर चीज़ के ऊपर, अपनी मर्ज़ी से हर काम करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा इंशाल्लाह लोग जाग चुके हैं और एक अवेयरनेस अदारों में भी आ गई है। हुँ, और ये बहुत एक आप समझें कि जिस तरीके से अभी जो नैब के चीफ ने रिज़ाइन किया है, इसी तरीके से मुझे यकीन है कि सुपीरियर जुडिशरी में भी लोग होंगे कि हुँ, उनको जो डिक्टेट कराने की कोशिश की जाती है, चाहे किसी की भी तरफ से वो हो, रेज़िस्ट करेंगे। तो वो रेज़िस्ट करेंगे। हुँ, और मेरा अपना ख़्याल है कि ये अब काम नहीं चल सकेगा, ये कोई भी नहीं चला सकेगा। चाहे जितना भी पॉपुलर गवर्नमेंट हो, वो ये नहीं कर पाएगी कि हुँ, अदारों को अपनी मर्ज़ी से डुगडुगी का नाच नचाए और अल्लाह करे हुँ। कि ये बात जो मैं सोच रहा हूँ, ये सही साबित हो आइंदा भी। तो ये फिर इसका मतलब है कि फिर ऑडियो वीडियो फैक्ट्री जो है वो किसी न किसी तरीके से बंद हो सकती है जी? देखिए, मेरा अपना ख़्याल ये है कि इसका सबसे बेहतरीन बंद करने का तरीका ये है कि जब भी कोई ऑडियो या वीडियो सामने आए, तो बजाय इसके कि उसके कंटेंट्स के ऊपर हुँ, गौर-व-फ़िक्र शुरू किया जाए, लोग ये सवाल पूछें कि ये आपने रिकॉर्ड किया क्यों था? और फ़ौरी हाँ, तौर पे सुओ मोटो एक्शन इस बात पर होना चाहिए कि ये किसने रिकॉर्ड किया और क्यों किया हुँ, है? भले उसमें रिकॉर्डिंग के जो कंटेंट्स हैं जितने भी बुरे हों, क्योंकि वहाँ तो इंजीनियरिंग हो सकती है ना, हाँ, वहाँ बिल्कुल तो हो सकता वो डीप फेक बनाया जा सकता है। तो है, बिल्कुल। हमारे यहाँ ये जो रिवाज है कि जी देखें ये वो तो ये कर रहा था और वो कर रहा था, उसके बजाय ये करना चाहिए, ये रिकॉर्ड किसने किया है? और हुँ, यही तरीका होना चाहिए जुडिशरी का और बाकी जितने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, वो पूरा ज़ोर इस बात पे लगाएँ कि ये क्यों रिकॉर्ड की गई है और किसने ओके, रिकॉर्ड की है, क्योंकि ये गैर कानूनी है। बजाय बिल्कुल इसके ठीक। कि वो आगे बात चल पड़े, क्योंकि फेक होने के चांसेस तो बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत ज़्यादा है। बहुत-बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपसे इंशाल्लाह थैंक यू राब्ता जी। रहेगा जी। थैंक यू वेरी मच। सी यू सून जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम अल्लाह वालेकुम। हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।